everybody. I'm here today with our next RN Talks RSVKA awardee, and मैं हूँ रंजिता नागई, फाउंडर RN Talks. और हमारे आज के RSVKA awardee हैं Mrs. Rekha Sharma. Mrs. Rekha Sharma is a writer, she is an author, she is a mentor, and उनको लिखना बहुत ही अच्छा लगता है. तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो वो लिखती हैं और किस तरीके की किस स्टाइल से लिखती है, किन टॉपिक्स पे लिखती हैं. रेखा शर्मा जी, रेखा शर्मा, वेलकम टू RN Talks and heartiest congratulations for being a Karamvira and being RSVKA RN Talks Swami Vivekanand Karamvira Awards 2023. So, बताइए आपको कैसा लग रहा है. थैंक यू मैम. नमस्कार सभी को जो आज मुझे यहाँ सुन पा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया RN टॉक का जिन्होंने मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इस पार्टिसिपेंट में यहाँ पर चुना. और थैंक यू रंजीता नाथ भाई मैम. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि इस अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया, और इसके लिए कि इस लेवल तक कि यस हम कुछ कर सकते हैं और वहां तक पहुंच पा रहे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम आपकी और आपके RN टॉक की, तो जिसका मुझे एक हिस्सा बनाया गया. थैंक यू मैम. वेलकम वेलकम. एंड हमें भी बहुत खुशी होती है आपको यहाँ पे देख के. सो रेखा, अब आप लिखती हैं, आप मेंटोर भी हैं, एंड जहां तक कि मेरा वो करेक्ट जाता है सोच, आप सोशल स्टडीज की टीचर है, राइट? यस मैम. यस, सोशल स्टडीज की टीचर. सही हिंदी बोली मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला. सोशल स्टडीज. मेरी हिंदी बहुत खराब है, सो इसीलिए. सो ज्योग्राफी, यस, मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, मैं भी SST की टीचर रह चुकी हूँ, बट मेरा SST थोड़े सालों के लिए पढ़ाया था, उसके बाद दिन जनरली में इंग्लिश में ही रही. सो इंग्लिश टीचर्स का डिमांड ज्यादा रहता था, सो आई स्टक टू इंग्लिश ओनली. बट अदरवाइज आपने कब से लिखना शुरू किया, किस उम्र से? लिखने का कोई अगर देखा जाए तो कोई फिक्स दौर या वो कोई एक नहीं था. कब शुरुआत होगी शायद मुझे लगता है इसका कोई अंदाजा भी नहीं रहा होगा. कभी कभी पहले वो लिखना वो होता था कि जब भी कोई थॉट देखा, किसी को कोई चीज माइंड में स्ट्रक किया, उसको किसी कागज पे 4 लाइन में उतार लिया. पर वो कविता के रूप में लिखना, वो नहीं कभी सोचा था कि कविता बन जाएगी या इसको हम इस फॉर्मेशन में देंगे, या फिर थॉट को जस्ट लाइक ऑन द पेपर पे पेन से कॉपी पे उतारना था. कॉलेज के स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल स्टेज पे लिखना शुरू किया, कभी कुछ देखा सोसाइटी में तो उसको लिखा, फिर करते करते लाइक लास्ट 3-4 ईयर बैक से कुछ थोड़ी फॉर्मेशन बननी शुरू हुई. फिर करते करते ड्यूरिंग कोरोना फिर बहुत कुछ उसमें नया देखा, जो हैपनिंग्स हुई, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर मैं सोसाइटी में जो भी कुछ होता उसी पे जो इफेक्ट करता मुझे, मेरे माइंड को हिट करता, वही सब कुछ लिखती हूँ मैं. चीजें कहीं ना कहीं तो वो हिट करते करते लिखना शुरू किया था. वो कॉलेज के दौर कह सकते हैं, कॉलेज का दौर था, तब सिर्फ एक पॉइंट था कि कुछ देखा उसको लिखा. धीरे धीरे फॉर्मेशन आने में टाइम लगा, तो आज अब इस मुकाम पर हूँ परमात्मा की कृपा से कुछ लिख पा रही हूँ, और बहुत जल्दी तैयारी है कि एक बुक को अपनी तरफ से पब्लिश कर पाऊंगी. तो ऐसा बस ये दौर कोई फिक्स नहीं है कि इस डेट से या इस तारीख से लिखना शुरू किया था, तो धीरे धीरे चलता चलता रैंडमली वो बढ़ रहा है आगे की तरफ. मेरे को याद है, मैंने एक पोएट्री लिखी थी समवेयर अराउंड 9th क्लास में, सीजन्स करके, और मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो स्कूल मैगजीन में पब्लिश हुई थी. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मीन्स ऐसा होएगा. एंड देन फिर वही 9th-10th पढ़ाई में कर नहीं पाई, और 10th में जब मेरे को पढ़ाई का, बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस होता था और पापा थोड़ा सा ब्रेक देते थे, तो मैं उस टाइम पे जो मन में आया, उस टाइम पे जो चल रहा है उसी का राइमिंग और वैसे बना के मैंने लिखना शुरू किया. तो जब कभी पापा आके कहते कि तुमको इतना पढ़ने को बोला था, तुमने पढ़ा नहीं, तुमने अपना मैंने आंसर याद नहीं करा, तो मैं फटाफट ना वो आगे कर देती, पापा ये देखो मैंने ये लिखा, कैसा लगा? सो लाइक थोड़े डांट से हम बच जाते थे उस टाइम पे. पर हाँ, मैंने गलत टाइम पे शुरू किया, बोर्ड एग्जाम्स के बीच में, जो कि नहीं करना चाहिए था. बट यस. सो आपकी पोएट्री जो है, आप किस तरह की पोएट्री लिखते हैं?
कई लोग होते हैं ना जो कि सिर्फ इश्क के ऊपर लिखते हैं, कई लोग होते हैं सिर्फ मोटिवेशन पे लिखते हैं, कई लोग होते हैं जो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखते हैं। तो आपकी पोएट्री किसी ऐसे मुद्दे पे रहती है कि और इंक्लूसिव है कि डू यू हैव सैड पार्ट्स आल्सो इन इट? लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं अप एंड डाउन के, मतलब फिक्स फिक्स नहीं है कि यही लिखना है, इश्क लिखना है या बिल्कुल सैड मोमेंट पे लिखना है या फैमिली पे नहीं लिखना। तो मुझे लगता है हर दौर को टच करने की कोशिश करती हूँ मैं। फैमिली में बहुत सारे रिलेशंस हैं, लाइक माँ पे, फादर पे, और स्पेशली सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो हमारी इवल्स हैं तो उन पे ज्यादा फोकस रखती हूँ मैं, कि एम्पावरमेंट की बात तभी करेंगे जब हम पहले वो इवल्स को या जो छोटी चीजें प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करें। तो उन पे ज़्यादा रहता है मेरा फ़ोकस कि हाँ, एम्पावरमेंट है, हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की, पर उसकी बेसिक रूट क्या है? और इश्क मोहब्बत भी ये तो जेन्युइन सा है कि ये तो बिल्कुल अपने हार्ट से कहीं न कहीं से आ ही जाता है, वो तो लिखा जाता है। तो हर दौर को टच करने की कोशिश करती हूँ, पर ज़्यादा फ़ोकस है कि जो हमारे आस-पास जो एकदम स्ट्राइक करता है माइंड में जो चीज़ लगती है, कहीं भी किसी भी तरीके की, कुछ भी गलत हो या कुछ सोसाइटी में जैसे लाइक कुछ नए रूल्स बनते हैं, वो येस और नो में है। तो बीइंग अ सोशल साइंस टीचर इनको थोड़ा ज़्यादा जज कर पाती हूँ इन चीज़ों को सोसाइटी में जो हो रही है। तो उनके बिहाफ़ पे कोशिश की जाती है कि अपने अपने थॉट को चंद लफ्ज़ों में उभेर के सबके सामने ला सकूँ, तो वो ऐसी सी कोशिश रहती है अक्सर मेरी। ओके, सो रेखा जी, ऐसे है ना, एक कोई लैंग्वेज टीचर होती है, जैसे मैं इंग्लिश की हूँ, कोई हिंदी लैंग्वेज टीचर है, वो भाषा को बहुत अच्छे से समझ के, क्योंकि वो भाषा की टीचर है, तो बट नेचुरली वो भाषा में कविता या पोएट्री पढ़ाती है, तो उसकी चाह बढ़ती है लिखने की या स्टाइल्स को आजमाने की, राइट? तो सोशल जी। साइंसेस को आप किसी तरीके से आपकी पोएट्री में कनेक्ट करती हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये अक्सर मेरी क्लास में थोड़ा लाइव ही चलता है, क्लास में बहुत बार ऐसा होता है और स्पेशली एक मैं बात बताना चाहूँगी इसके साथ कि मैं जहाँ-जहाँ भी मैंने अभी तक जॉब की है, तो वो सडनली अगर कोई बात से मुझे मतलब मेरे साथ बहुत लंबे टाइम तक कनेक्टेड नहीं है, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव उसके लिए यही बनता है कि शायद ये हिंदी टीचर है ना? क्योंकि वो लिखना क्योंकि मैं ज़्यादा शुरुआत मैंने कभी किसी पंजाबी में थोड़ी की थी लिखने की, पर हिंदी में ज़्यादा अब अच्छे से हिंदी में लिखती हूँ कंफर्टेबली। तो उनको लगता है हिंदी टीचर है या वो शब्द कभी स्टेज पे हूँ तो वो शब्दों का एक अच्छे से प्रयोग कर पाती हूँ। तो वो सोशल साइंस तो वो बाद में बताना पड़ता है कि नो आई एम ए सोशल साइंस टीचर नॉट अ हिंदी टीचर इन अ स्कूल। तो वो स्पेशली थोड़ा-सा बड़ा डिफरेंट सा मोमेंट रहता है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मतलब कोई लैंग्वेज वाले थोड़ा ज़्यादा इससे कनेक्ट आपकी वाली बात कि कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं। पर बीइंग अ सोशल स्टडीज़ आर वेरी फार अवे फ्रॉम द पोएट्री तो बट मैं बहुत अच्छे से इसको मतलब दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत प्रोफेशन और वो कहते हैं ना बाय हार्ट दोनों बहुत पैरेलल चल रही हैं बहुत अच्छे से। और क्लास की बात मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत अच्छे से इस चीज़ को शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि सोशल और सम टाइम क्या होता है ना कि लाइव एग्जांपल्स देने के साथ-साथ हमें कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हल्का-फुल्का मोमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है क्लास में। क्योंकि सम टाइम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं इसके साथ, तो वो बहुत बोरियत फील कई बार लोग बच्चों को ऐसा हो जाता है। तो वो स्टोरी के साथ-साथ बीच में कोई 2 लाइन्स कोट्स ऐसे उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। कोई नेपोलियन है, कुछ भी पढ़ाना है जैसे 9th-10th क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो वो 1 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं, यस हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। तो वो बैक टू अपने वापस मोमेंट पे आ जाते हैं, यस कि नाउ वी आर इन द क्लास। वो बोरियत या वो माहौल एक बहुत चेंज हो जाता है एकदम। मुझे मतलब मैं इस चीज़ को अपनी क्लास का प्लस पॉइंट समझती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। या हिस्ट्री में स्पेशली क्या होता है, मैंने देखा पहले बच्चे ऐसे बैठते हैं, फिर यूं बैठते हैं, फिर यूं बैठते हैं, फिर अल्टीमेटली ना आउट ही हो जाते हैं। सो बिल्कुल। उनका वो जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना होता है। सो यस आपने मैम। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि कोर्स सिलेबस को पोएट्री के साथ या कोई करंट हैपनिंग जो देश, बिकॉज जो देश में हो रहा है पॉलिटिकल, वो भी तो सोशल साइंसेस का ही हिस्सा है। जो हमारी बिल्कुल मैम। सोसाइटी है वो भी सोशल साइंसेस का ही हिस्सा है। तो आपने कोई ऐसे कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कोविड ही गया था, तो एक मुद्दा हुँ, गया था, तो आपने कभी इस तरीके से उसको अपनी कविता के साथ जोड़ा है? कोई ऐसी बिल्कुल सही। घटना? यस, यस मैम कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे लाइक हम चैप्टर 9th क्लास में फूड सिक्योरिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो उसमें ये चीज़ मुझे आज भी याद आपकी बात से याद आ रही है कि फूड सिक्योरिटी पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे लॉज़ हैं
एट ऑल वो बताते हुए, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि सो मेनी पीपल्स है जिनके पास टाइम में खाना नहीं है ना, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या कहती है, कितने परसेंट पे लोग गरीब हैं और पॉवर्टी लाइन से बिलो करते हैं। बट वहाँ एक पॉइंट आता है, वो वहाँ एड ऑन किया था कि ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक के दौरान लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, लाइक कि हम वी आर थैंकफुल टू अ गॉड कि हमारे पास अगर 2 टाइम का अच्छे से खाना था। तो वहाँ जो फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वो सिर्फ ड्यूरिंग द कोरोना नहीं आया, वो पहले भी था हमारी कंट्री, पर वो एक इंक्रीज हो गया। तो वहाँ एक मैंने खुद की मेरी पोएम भी लिखी हुई थी, ड्यूरिंग द कोरोना में हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो वो बच्चों को एक क्लास में हमने कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के उसमें बच्चों के साथ शेयर किया। 9th 10th के थोड़े बच्चे इस लायक भी है, वो समझ भी पाते हैं, और तो वो चीजों को समझा। तो वो एक ट्रू पिक्चर से दिखाई गई थी कि यस, कि हाँ, कि हम लोग थैंकफुल हैं कि हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं, जिसकी हम इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है, हम कितनी देर में कितनी बार सांस आ रही है। पर ड्यूरिंग ए कोरोना हमने उसको किस तरीके से समझा कि वो एक एक जो हमारी सांस की, हमारी ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है। और फूड की बात की थी वहां पे, कि फूड वो जो हम एक खाते कम है, प्लेट में ज़्यादा छोड़ते, तो उस टाइम में वो कैसे लोगों तक पहुँचाया गया, वो सब चीज़ें मतलब चैप्टर्स में हमारे कहीं न कहीं अगर हम दिमाग में रखें तो वो रिलेट होती है। तो वो चीज़ें मुझे लगता है बहुत लंबा इफ़ेक्ट करती है, और मुझे आज भी याद है कि लास्ट ईयर अभी जो एग्ज़ाम्स हुए, तो किसी बच्चे ने उसको कोट भी किया कि वो जो एग्ज़ाम्पल्स पोएम के थ्रू दी गई थी, उस बच्चे ने उस एग्ज़ाम्पल्स को उसने आंसर में कोट किया। तो मतलब वो लाइक तो बहुत अच्छा आई लगा थिंक कि यस हाँ, बहुत ही सक्सेसफुल रहा गया, अरे रहा होगा और बहुत इम्पैक्टफुल रहा होगा ये कि बच्चे को एग्जाम्स के टाइम पे जब इतने स्ट्रेस में बच्चा काम करता है, तो उस टाइम पे उसको याद है कि वो एक पोइट्री के माध्यम से इश्यूज को कवर किए गए थे जिसको ले रहे, तो वो पोइट्री है, पोएम होगी आपके पास अभी? पोएम मैम फ़ोन में कोई बात नहीं। 2 मिनट मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं तब तक होल्ड करती हूँ। रेखा जी ये पोइट्री को ढूंढती है, तब तक मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी जो ये देख रहे हैं, और कोई आप में से साइंस का टीचर है या सोशल साइंस का टीचर है, माने जो लैंग्वेज का टीचर नहीं है, मैथ्स के हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, सो इन केस आप लोगों ने भी कोई ऐसी पोएट्री लिखी है जो आपके सब्जेक्ट को बड़े आसानी से घुमा के एक बड़े सरल तरीके से बच्चों तक पहुंचा दे, तो ऐसी अगर आपके पास कोई पोइट्री है तो फिर हमारे साथ इसी लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में नीचे आप शेयर कर सकते हैं। वी वुड लव टू रीड इट, क्योंकि कहीं और आप डालेंगे तो हमको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जरा मैंने क्या कहते हैं ना गूगली बाउंसर वाला क्वेश्चन भेज दिया। आई वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग कि ऐसा भी क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ आज इनसे। सो रेखा जी अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता तो फिर हम आपसे और भी कविता सुन सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ, और हम जब तक आगे चलते हैं इस चीज़ को लेके। हाँ, जब तक मिल जाती है, फिर मिल जाएगी तो हम फिर सुन लेंगे, नहीं तो फिर आप इसको बिल्कुल मैम। कर देना, है ना, हम लोग ठीक है। उसमें पढ़ हाँ लेंगे। जी। सो यहाँ से हम सोशल स्टडीज चले हैं, कविता चली है, तो आपकी बुक्स भी छपी हैं, आप ऑथर भी हैं। यस मैम। तो मतलब अभी फुल में एज़ अ एंथोलॉजी में कई भी बुक्स में मेरी पोएट्री आई है, 2 से 3 बुक्स में अलग-अलग है। तो किसी में 3 है, किसी में 2 है। और इस सेशन के एंड तक कोशिश है कि अपनी बुक पूरी आने की कोशिश है कि इस सेशन के एंड तक अपनी बुक आ जाएगी। इस साल के तो एंड तक आपकी अपनी माने जिसमें सिर्फ आप ही की पोएम्स होंगी, राइट? यस स्पेसिफिकली मैम। नो एंथोलॉजीज, ओनली। तो टाइटल आपने कुछ सोचे जब हम उसके लिए ढूंढते रहे कि भाई ये टाइटल की किताब आई है अमेज़न पे? अभी बस कुछ मतलब लाइक वन विद इन 1 मंथ में या इसमें तैयारी है, अभी कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया मैम। अभी जिस हिसाब से कलेक्शंस ऑफ पोएट्री होगी तो उसी के बिहाफ पे अभी एज़ सच कुछ फिक्स नहीं है। ओके। तो फिर है। सो जब हम पोएट्री की बात कर ही रहे हैं तो फिर एक दो पोएट्री आपसे वैसी सुन लेते हैं जो आपने एंथोलॉजी में भी डाली होंगी। कुछ पोएट्रीज जो होती है ना, जो बड़े दिल के करीब होती है, बड़े दिल से लिखी गई होती है, किसी में कोई सोशल मैसेज होता है, तो किसी में किसी मुद्दे पे होती है, कोई मोटिवेशन पे होती है, कोई वुमेन, तो जो भी आपके बड़ी करीबी है, जो आपको बहुत पसंद है, ऐसी हम हमको एक या दो कविताएं सुनाए आप, सो विल लव इट। जब एक हाँ पोएट जी हमारे मैम। पास आए हैं तो फिर हम भी थोड़ा पोएट्री का मजा ले लें।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले मैं वो कोरोना वाली ही सुनाना चाहूंगी ना, वो मिल गई है चलिए मुझे। मिल गई, गुड। हाँ जी। एंड आई एम सो सॉरी, मैं आपको एकदम से गूगल बाउंसर मारा है, बट मेरे एकदम दिमाग में आया, सो आई थॉट चलिए व्हाई नॉट। कोरोना का काल, पोयम का नाम था कोरोना का काल। लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगानी है। लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगानी फिर नहीं मिलनी। पर मैं कहती हूँ जिंदगी तो हर रोज नए तरीके से मिलती है। जिंदगी तो हर रोज नए तरीके से मिलती है। बस मौत ही एक बार सलीके से मिलती है। बस मौत ही एक बार सलीके से मिलती है। ये वो बिल्कुल टाइम था, पीक पॉइंट, जब बिल्कुल कोरोना बहुत पीक पे था। हम्म। कोरोना के इस काल में बदलाव है हर तरफ की तस्वीर में। कोरोना के इस काल में बदलाव है हर तरफ की तस्वीर में। कोरोना काल में बहुत अपने पराए दिलों से उतरे। अपने परायों की दुहाई देने वालों के नकाब मुंह से उतरे। धरती प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर है, पर मनुष्य की हैसियत तो देखो, वो लालच से भरपूर है। धरती पर 3 तरफ 71% पानी है। मनुष्य उसी पानी को बोतलों में भरकर बेच रहा है। जब से धरती पर पैदा हुए हैं, इस प्रकृति से अनगिनत सांसें लिए हुए हैं। ना सांसों में ली जाने वाली गैस के बारे में सोचा कभी, ना उन सांसों को देने वाले के बारे में सोचा कभी। बहुत तंग किया होगा मनुष्य ने प्रकृति को। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर मनुष्य ने असंतुलित किया प्रकृति को। बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति के बदलाव का ही एक नमूना कोरोना है। पहले मनुष्य ने मनमर्जी चला प्रकृति को प्लास्टिक से ढक दिया। अब प्रकृति का ऐसा चक्कर घूमा, उसने मनुष्य को प्लास्टिक के कपड़ों से ढक दिया। वाह। आ, आज ऐसा दौर आया है। आज ऐसा दौर आया है, कोरोना से पीड़ित मरीजों से अस्पताल भरे हैं। एक एक सांस लेने के लिए भारी कीमतें अदा करनी पड़ रही है। वह सांसें जो बहुत बहुमूल्य है वह सांसें जो बहुत बहुमूल्य है, कोरोना के इस काल में आकर एहसास हुआ है। सांसें पानी का बुलबुला है, एक आया और एक न आया है। प्रकृति ने हमें कई कीमती नियामतें बख्शी है, पर मनुष्य प्रकृति से ऊपर बन बैठा है। मनुष्य ने धीरे धीरे पानी बेचना शुरू किया। प्रकृति के खेल में हवा भी बेशकीमती बिकनी शुरू हो रही है, बिकनी शुरू हो गई है, बिकनी शुरू हो गई है। कोरोना के काल में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। थैंक यू बड़ा मैम। अच्छा आपने बोला, स्पेशली वो वाला जो पॉइंट था ना कि मनुष्य ने धरती को प्लास्टिक से ढक दिया है और कोरोना काल ऐसा आया। इट्स अ परफेक्ट आयरनी कि प्रकृति ने इंसान को प्लास्टिक और रैप्स के अंदर ढक के रख दिया। एंड सच बिल्कुल। में वो दौर ऐसा था, बड़ा बुरा दौर गया। यस, एंड माय कंडोलेंसेस विद दोस फैमिलीज जिन्होंने लॉस उठाए, हमने भी उठाए। एंड पर उस टाइम पे एक्चुअली में प्रकृति ने एक, जिस कहते हैं ना, खुल के अंगड़ाई ली। बिल्कुल। आप देखिए सड़क पे जानवर दिख रहे थे, जो जानवर ऐसे कभी नहीं दिखते। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर तक सड़कों तक आ गए थे, जहाँ हमें देख के वो पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में हमको सफारीज में जाना पड़ता था उनको देखने। ऐसे ऐसे जानवर घरों के सामने सड़कों पे खुले घूम रहे थे। जो पेड़ कट गए थे, जब हम इतने दिनों के बाद बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण साफ, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं, पेड़ भरपूर, फल भरपूर, मैंने सब कुछ इतना मैंने बदल सा गया था कि एक बदल गया था, इंसान को अंदर बंद करके ना प्रकृति ने अपने आप को रिजुवनेट किया था। बिल्कुल मैम। जो उसका दम घुट गया था, उसने वापस हमारे को दिया, जो हमने उसका दम घुटा था। एंड हमें अंदर करके फिर जैसे ना वो वापस अपने आप को रिजुवनेट कर रही थी। तो वो एक टाइम था,
उससे हमको सीख एक्चुअली लेनी चाहिए। कोरोना चला गया और हम लोग सब भूल गए, दोबारा हम वही गलतियां कर रहे हैं जो जिन गलतियों के वजह से ये सब कुछ हुआ था, हम बिल्कुल। वही कर रहे हैं। पोल्यूशन फिर उतना ही बढ़ गया है, हम फिर उतना ही प्लास्टिक फेंक रहे हैं और एक दूसरे पैंडेमिक को लिटरली हम एक न्योता दे रहे हैं, बजाय इसके बिल्कुल, कि नेचर के बारे में सोचे थोड़ा, लाइक पोल्यूशन कम फैलाए। हम भूल चुके सब हैं, कुछ भूल चुके हैं, बिल्कुल हाँ, वही सब कुछ गए दोबारा और से फिर हम उसी रोते रूटीन हैं, पे आ गए। फिर हम लोग हुँ, रोते हैं कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों होता है? एग्ज़ैक्टली मैम। कोई और पोएम सुनाइए कविता, रेखा जी। और मैम एक जैसे मैं अभी सोशल इश्यू की बात कर रही थी यहाँ पर, तो उससे कुछ रिलेट है। इसे मैं मतलब एक बेटी की आवाज़ या एक नारी की आवाज़ किसी भी रूप में मतलब लेके चल सकते हैं, हर कोई अपने हिसाब से रिलेट करेगा। तो उससे थोड़ा-सा कहना चाहूँगी। तो ये कुछ थोड़ा-सा उससे पहले लिखी गई है जब ये श्रद्धा वाला केस हुआ, थोड़ा ये पर थोड़ा उससे बिफोर पहले लिखी गई है। तो उससे को बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके कि यस कैसे वो चीज़ हुई और क्यों हुई ना, क्यों हम इसको क्या कांसेप्ट लेके चलते हैं। एक बेटी की आवाज़ है, वो बेटी है जो एक भ्रूण है जो अभी पैदा नहीं हुई, तो एक बस इनिशियल स्टेज पे उसका और एक नारी का कंपैरिज़न करने की कोशिश की गई है। ज़ुल्म क्यों कर रहे हो इस बेज़ुबान पर? ज़ुल्म क्यों कर रहे हो इस बेज़ुबान पर? ज़ुल्म क्यों कर रहे हो इस चलती-फिरती लाश पर? दोनों का संसार में एक सा वजूद है। दोनों का संसार में एक सा वजूद है। दोनों ही उस परमात्मा की खूबसूरत नियामत है। अंतर सिर्फ इतना सा दोनों अंतर सिर्फ इतना सा दोनों में, ज़्यादा ना अंतर कोई है दोनों में। बस एक भ्रूण जो बेज़ुबान है, बस एक भ्रूण जो बेज़ुबान है, कोई ना सुने चीख उसकी, पर ये औरत एक जान है, पर ये औरत एक जान है, रो के चीख के बताए दर्द अपना। लोगों दया करो इस जून पर, लोगों दया करो इस जात पर, बख्श दो इस जून को। औरत से ही सृजन होगा एक नए संसार, औरत से ही सृजन होगा एक नए संसार का। औरत बिन मर्द की क्या हस्ती इस संसार में। कभी सोचा है, कभी सोचा है क्या पुरुष प्रधान समाज में औरत का कोई अस्तित्व नहीं? कभी सोचा है क्या पुरुष प्रधान समाज में औरत का कोई अस्तित्व नहीं? क्या पुरुष चला सकेगा अकेले अपने वंश को? क्या पुरुष चला सकेगा अकेले अपने वंश को? नहीं, नहीं, औरत बिना ना कोई वंश चलेगा। औरत सृज औरत सृजनहार है इस संसार की। औरत सृजनहार है इस संसार की, पुरुष उस सृजनहार का एक सहयोगी है। लोगों कहर न करो इन पर किसी भी सूरत में, चाहे वो माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण है, चाहे वो किसी के घर के आंगन की लक्ष्मी है। बीज बोया जाएगा तभी कली बढ़ेगा, तभी तो एक दिन वृक्ष बनकर वो तैयार होगा। उसी प्रकार जब एक नन्हा भ्रूण जन्म लेगा कली समान, तो वो कली यानी बेटी, तो वो कली बनेगी एक वृक्ष समान, एक नारी। पनपने दो, बढ़ने दो, पनपने दो, बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो उस औरत को, तभी समाज की कायनात चलेगी आसानी से। नहीं तो एक दिन कुदरत की भांति कहर होगा हम सबके घरों पर। नहीं तो खुद एक दिन कुदरत की भांति कहर होगा हम सबके घरों पर, जब मिलेगी नहीं लड़के को लड़की शादी के लिए, तो सोचो कैसे वंश चलाओगे अपना आगे के लिए। तो सोचो कैसे वंश चलाओगे अपना आगे के लिए। जरा सोचिए, जरा सोचिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माने ये सोचने वाली बात है, स्पेशली कई जगहें हमारे इंडिया में ऐसी है जहाँ भ्रूण हत्या इतनी हो चुकी है कि अब शादी करने के लिए लड़की नहीं
आई थिंक हरियाणा में भी एक जगह ऐसी है, राजस्थान में एक जगह ऐसी है। वहां शादी करने के लिए लड़कियां नहीं है, वो बाहर से लड़कियां लेकर आ रहे, लिटरी गिड़गिड़ा रहे कि कोई तो शादी कर ले, एक लड़की भी मिल जाए। सो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी सरकार कर रही है इसके ऊपर बहुत कुछ। एंड ये ट्रू एज ए सोशल साइंस टीचर, ये बिल्कुल आपने इस चीज को जो आजकल का दौर चल रहा है उसके साथ ही आपने इसको जोड़ा है। तो रेखा जी, एक बात बताइए कि आपका, जैसे आप ये कविता लिखती है और पब्लिश करती है मैगजीन्स में, आपके फैमिली में भी कोई और कविता लिखता है कि किसी को देख के आपने प्रेरणा ली कि आप कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेटेड है? हाँ, मतलब लिखना तो खुद ही शुरू किया, पर आस-पास बहुत देखती हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कोई लिखते हैं तो बाकी फैमिली में ब्रदर लिखता है। पर शुरुआत शायद मुझे लगता है अपने लेवल पे हुई तब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई लिखता है, बस वो बस धीरे-धीरे वर्ड क्योंकि शुरुआत जो हुई ना तो इन चीज़ों से हुई थी कि जो कुछ गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। मे बी सम टाइम मुझे लगता था हम कह नहीं सकते उसको लिख देते थे। कि सोसाइटी में किसी दूसरे को देख के गलत हो रहा है, वो गलत नहीं होना चाहिए या वो चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसको वो लिख के क्योंकि समटाइम कहीं हम बोल भी नहीं सकते, हम लोग कुछ बाउंडेशंस भी होते हैं, हम बाहर किसी से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, तो वो कागज़ पे लिखना शुरू किया। तो फैमिली में कोई नहीं पर फैमिली सपोर्ट बहुत करती है लिखने के लिए। ब्रदर लिखता है, ब्रदर लिखते हैं तो पर कि तो अब लगता है कि सभी लिखते हैं, अगर लिखना शुरू किया अब लगता है जितने सब मिलते हैं सब लिखते ही हैं, सब लोग ही लिखने वाले हैं ऐसा लगता है। तो मतलब ट्रू, ऐसा ट्रू। सा ये दौर है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने अब जाके अपनी शुरू शुरू की जो रचनाएं हैं, जो बचपन में जब आपने लिखना शुरू किया था, तो तब से लेके अब तक की जो कुछ, तो आपने कुछ एडिटिंग वगैरह की है पुरानी कविताओं पे, और तब आपको कभी ऐसा लगा कि ये बचकाना है और इसको बदलना है, या कुछ चेंजेस किए हैं, या उनको उसी फ्लेवर के साथ रिटेन किया है? कुछ 1-2 पोएम्स ऐसी थी जैसे कि शुरुआत में जब लिखी गई तो वो थोड़ा पंजाबी स्टाइल में लिखी गई थी। तो पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं तो थोड़ा-सा उसमें पंजाबी स्टाइल में लिखी गई थी। फिर जब धीरे-धीरे प्रोफेशनली थोड़ा-सा लिखने लगे या जैसे लोगों को और अच्छे वो पढ़ते हैं या ये कहते हैं ना बुक तक जो लेखनी को लाने के लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, अपने वर्ड्स में परिवर्तन लाने पड़ते हैं। हम्म। तो वो 1-2 पोएम्स में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही ऐसे लिखा गया, वो फ्लैट पे लिखा गया। अब थोड़े से वर्ड्स का शब्दावली का थोड़ा अच्छा उसका प्रयोग करके उसको मैं कुछ वर्ड्स में चेंजेस करके कि हाँ, एक किया ऐसा, थोड़ा-सा री-एडिट डिफरेंस कर आता लिया है आपने उसको। क्योंकि या मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैंने बताया आपको कि मैं क्लास 10th से बोर्ड एग्जाम्स के टाइम से लिखना शुरू किया था। सो दैट वाज समवेयर अराउंड 86 एंड 85 86 के आसपास की बात है। एंड देन अब जब मैच्योर हो गए हैं तो एक पुरानी डायरी, मीन्स डायरी में लिखते थे अलग से क्या, तब डायरियों का भी बड़ा फैशन हुआ करता था। तो अब जब मैं बैठ के एक बार मैंने देखा तो और उनको पढ़ा तो मेरे को लगा, हाय रे, ये मैंने लिखी है। मुझे उस जमाने में जो चीज बहुत अच्छी और बहुत क्लासिक अच्छी लगती थी, वो अब जब इस एज पे आके मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी ही बचकानी लगी। फिर मैंने सोचा, नहीं यार, है तो मेरी क्रिएशन, अब फेंके भी कैसे, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उसको बैठ के थोड़ा सा री एडिट करा, थोड़ा मैंने फ्लेवर वही रख के, थोड़ा आज के उससे, जैसे कहते हैं ना, तब तो पोएट्री आती भी नहीं थी इतनी, एंड जो पोएट्री के टूल्स थे वो भी नहीं पता था और मीटर का भी नहीं पता था। सो फिर आज के जमाने से मीन्स जो पढ़ा लिखा सीखा देखा, जो एब्जॉर्व किया, उस हिसाब से फिर मैंने बैठ बैठ के धीरे धीरे उन कविताओं को अपडेट किया, चेंज किया। बट कभी कभी मन मेरा ये करता था कि यार फेंक दो, इसमें क्या बचकानी चीज है। फिर लगता है नहीं यार, मेहनत तो मेरी है ना, कैसे फेंकूं। सो फिर उसको बैठ बैठ के मैंने ठीक करा थोड़ा सा, चेंजेस तो और इसे। क्योंकि मुझे लग रहा है जो सोचने का दौर होता है ना, जो सोचने का एक पर्सपेक्टिव होता है तो उस टाइम वो दुनिया एक अलग होती है। जैसे एज ग्रुप के बाद 8 साल 7 साल के बाद वो एज ग्रुप और हमारे सर्कमस्टांसेस हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लिखने के लिए और वो वर्ड्स या वो थॉट प्रोसेस अगर हम मुझे मेरा ये मानना है अगर हम किसी टाइम में
किसी भी एक टॉपिक पर लिख रहे हैं, लाइक आईज पर ही लिख रहे हैं, आँखों पे लिख रहे हैं। तो एक वो जो 17, 18, 20 वाला ईयर होगा ना, जो एडोलेसेंस वाला पीरियड होगा, तो वहाँ पर हम कुछ और लिखेंगे, और एक जब दौर आ जाएगा 30-40 या के आसपास या 30-35 के आसपास, तो वही आईज को लेके हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा ही होगा। तो ट्रू। वो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है एक एज ग्रुप के साथ, और हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस आते-आते हैं। तो वो चीज़ें वो बचकानी लगती हैं जो इनिशियल स्टेज पे लिखी होती हैं, तो एक एज के आने के एक टाइम के बाद। थैंक यू सो मच रेखा जी, आज आप हमारे साथ आए। थोड़ी हमको टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई थी, इसलिए हम आज लाइव नहीं जा पाई। मैं दर्शकों के लिए बता रही हूँ, ये हम रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं एंड कुछ ही मिनटों में हम इसको फिर लाइव कर देंगे। वी हैड टू शिफ्ट टू जूम, बट ऑल वेल दैट कहते हैं ना, एंड्स वेल। जो सभी कुछ अभी ठीक ही हो गया। सो अल्टीमेटली हम इसको रिकॉर्ड कर पाए हैं इस इंटरव्यू के। एंड रेखा जी, वंस अगेन मैं आपको माने क्या कहते हैं, बधाई देती हूँ, कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप हमारे RSVK के करमवीरा है, स्वामी विवेकानंद करमवीरा अवार्ड्स, बिकॉज आप सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट को बच्चों तक लेके जा रही है through a medium of poetry. You are teaching them as well as एक कहते हैं ना मजे के साथ, जिसमें बच्चा, जैसे आप ही ने एन्जॉय बताया था कर कि एक बच्चे ने एग्जाम में उसी को कोट कर दिया। सो बिल्कुल मैम। ये होती है असली लर्निंग, ना कि जो किताब में रटा रटाया है, बट जो हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, ये जो हम प्रीच करते हैं टीचर्स को कि भाई कुछ ऐसा बनाइए कि बच्चे को चाहे मेन जो क्वेश्चन या आंसर लिखा था वो भूल जाए, पर उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो बच्चा अपने तरीके से उसको निकाल सके। एंड सोशल स्टडीज की टीचर होके मैं जानती हूँ कि ये कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज बच्चा पहले सीधे से लेकर टेढ़ा होके लेट भी सकता है अगर आपने उसका ध्यान बना के नहीं रखा। एंड आई थिंक पोएट्री इज द बेस्ट मीडियम टू टीच सोशल स्टडीज। एंड होपफुली हम आपको यहाँ पे फिर से आपकी कोई और पोएट्री सुनेंगे जो आपने सोशल स्टडीज के साथ ही लिखी हो, आपके सब्जेक्ट के साथ। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड कांग्रेचुलेशंस फिर से आपको करवीरा अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू आर एन टॉक, और थैंक यू रंजीता नाथ मैम कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का हमें अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि लाइक वो इंटरव्यू वाली बात की है इसकी, इंटरव्यू, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। A pleasure having you here. See you. Bye bye. थैंक यू। ओके, नमस्कार। So that was रेखा शर्मा जी आप लोगों के लिए। एंड आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगा होगा ये जान के कि अगर पोएट्री लिखना चाहते हैं, सो इट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज टीचर, बट एनी लैंग्वेज और एनी टीचर और एनी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। चाहे सोशल मुद्दा उठाइए, चाहे आप अपने सब्जेक्ट का उठाइए, बस आपको ये देखना है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सके एंड वो नेशन बिल्डिंग में बच्चों को आगे। अगर आप कॉन्फिडेंट बच्चे स्कूल से आपके जाते हैं, आपका बैच अच्छा जाता है, तो डेफिनेटली आप कहते हैं ना इंडिया का फ्यूचर बना रहे। सो दैट इज व्हाट रेखा जी इज आल्सो डूइंग। शी इज क्राफ्टिंग इंडियाज फ्यूचर इन सच अ वे कि उनको ना तो सब्जेक्ट बोरिंग लगे और ना ही सोशल इश्यूज को फेस करने में कोई दिक्कत आए। सो मिलते हैं कल फिर से यही इसी टाइम इसी वक्त दूसरे अवॉर्डी के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड बाय। बाय। थैंक यू।